हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इलेक्ट्रिक सेल, किरचॉफ लॉ। इन सभी टॉपिक का डिस्कशन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल के साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा जो पहला पॉइंट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज, क्योंकि जो न्यूमेरिकल हम करेंगे सबसे पहला वो मीटर ब्रिज पर बेस्ड होगा, इसलिए मीटर ब्रिज का सारा कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। जो मीटर ब्रिज होता है वो बेस्ड होता है किस पर, देखिएगा, बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर होगा कि मीटर ब्रिज अगर आपको समझना है तो आपको क्या आना चाहिए, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल आना चाहिए। कि व्हीटस्टोन प्रिंसिपल क्या है, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले इसमें जो पॉइंट हमें समझना होगा वो देखना है कि व्हीटस्टोन है क्या, इसका प्रिंसिपल है क्या, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। ठीक है, सबको मालूम होगा, रिवीजन करते हैं फटाफट। देखिए क्या आपको मालूम है, बताया गया होगा P बाई जो Q है वो इक्वल टू बेटा क्या होता है, R बाई S। ठीक, अब आप कहेंगे P बाई Q है क्या चीज़, तो देखिए क्या है, इसमें ये 4 रेजिस्टेंस होते हैं P Q R S। ये जो 4 रेजिस्टेंस हैं ये कैसे लगे होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इस तरीके से लगे होंगे जैसे कोई एक पैरेललोग्राम, जैसे देखिए डायग्राम में, ये देखिए। ठीक है, समझना फटाफट। एक मैंने पैरेललोग्राम बना लिया, इसकी दो, ये देखिए 4 साइड हैं, P, ये बेटा हो गया Q, ये आपका हो गया R, ये आपका हो गया S। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि इस फॉर्म में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो ये बेटा हो गया R1, और जो आपका दूसरा दिया हुआ ये देखिए, इनकी सबकी वैल्यू बदल देते हैं कि इस पैटर्न में थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, R2, R3 एंड R4। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। देखिए इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, देखिएगा R1 और R3 और R4 इंटू R2। ठीक है, ऐसे। तो इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं बहुत अच्छे से, ये है प्रिंसिपल। अब इसमें होता क्या है, ये जो साइड है जैसे A, B, C और D, इस डायगोनल पे क्या लगा होता है बेटा, गैल्वेनोमीटर लगा होगा। और जो दूसरा साइड होगा, कहिए दूसरी जो डायगोनल साइड होगी, उसके क्रॉस जो लगा होगा बेटा, बैटरी लगी होगी, की लगा होगा, और ये पूरा सिस्टम लगा होगा। क्लियर। अब इसके बारे में जरा समझना कि इन बैलेंस कंडीशन, यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है बेटा वो क्या होता है, 0। पॉइंट समझना, इससे सारे न्यूमेरिकल बनने वाले बहुत अच्छे तरीके से। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन बैलेंस कंडीशन, ये याद होना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि न्यूमेरिकल तभी आप बना पाओगे। ये कंडीशन, बैलेंस कंडीशन होता क्या, देखिए पहला पॉइंट याद होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो 0 होगा, मतलब नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब आप समझ गए कि इसमें जो करंट होगी बेटा 0 होगी, यहाँ करंट नहीं होती। ठीक है, दूसरा पॉइंट बहुत अच्छे से जानिएगा कि जो B और D है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा BD, ओके, वो 0 होगा। ठीक है, क्या मैंने बताया कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा, 0। या आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, थर्ड पॉइंट में, कि VB और VD पोटेंशियल आपस में क्या होगा, सेम होगा। या अगर और बोलना चाहें तो कह सकते हैं इसी ब्रांच में करंट की वैल्यू बेटा क्या होगी, 0 होगी। और एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है, अच्छे से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अक्सर न्यूमेरिकल में यूज़ किया जाता है, क्या कहा जाता है कि अगर गैल्वेनोमीटर और जो बैटरी है इसकी पोजीशन को बदल दिया जाए। देखो बेटा ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, और ये क्या है, बैटरी। कहा गया कि इसको यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो, म्यूचुअल एक्सचेंज कर दो, तो क्या नल पॉइंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो आप बताओगे नो,
कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे पहले न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा था, नल पॉइंट मिल रहा था, या कहीं बैलेंस कंडीशन मिल रही थी, बिल्कुल वैसे ही अब भी बैलेंस कंडीशन हमें मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए। क्या मैं कहना चाहता हूँ सुनिएगा, लिख लीजिएगा। क्या ऑन म्यूचुअल चेंजिंग, म्यूचुअल मतलब आपस में, म्यूचुअल चेंजिंग द पोजीशन, ठीक है, ऑफ सेल एंड galvanometer, दिस कंडीशन मतलब बैलेंस कंडीशन, ओके, बैलेंस्ड कंडीशन मतलब ये सारे पॉइंट, ठीक है, विल नॉट चेंज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कहानी बड़ी सिंपल है कि अगर इन दोनों की पोजीशन को चेंज भी कर देते हो तो इस फॉर्मूले में कोई चेंज बेटा नहीं आएगा। ये है पूरी स्टोरी किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। लेकिन हम बात किसकी करने वाले हैं, मीटर ब्रिज का। मतलब वो मीटर ब्रिज के स्पेशल तुमको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 4 रेजिस्टेंस वहाँ दिखने चाहिए, 1 2 3 और 4, ठीक है। और इनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा। अगर वो इक्वल है तो बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया कि द मीटर ब्रिज सोन इज इन बैलेंस पोजीशन विद P by Q इक्वल टू L1 by L2 इफ वी नाउ इंटरचेंज पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल, will the bridge work? If yes, what will be balance condition? क्वेश्चन आप समझ गए हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर हम सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को बदल दें तो क्या बैलेंस कंडीशन बदल जाएगी। तो ऑप्शन में देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में देखो एस लिखा हुआ, एक फॉर्मूला दिया गया। दूसरे क्वेश्चन में नो कहा गया कि नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तीसरे पॉइंट में एस, अगले पॉइंट में एस। तो ये तो क्लियर है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, अभी मैंने पॉइंट बताया था। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, और देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी आपको क्या सिखाया था कि P by Q देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि P by Q इक्वल टू L1 by L2, ये पहली सिचुएशन में हमको बताया गया। ठीक है, क्लियर। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप क्या कर रहे हैं, उनकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, उनकी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था अभी कि बैलेंस जो कंडीशन होती है, बैलेंस कंडीशन, ओके, विल नॉट चेंज, बोलो, विल नॉट चेंज। मैंने क्या बताया था कि अगर उनकी पोजीशन को बदल भी देते हैं तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो न्यू आंसर होगा वो आपका बेटा सेम आंसर पहला वाला ही रहेगा। इसका मतलब जिस ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन होगा वही आपका आंसर रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है बेटा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, द पोटेंशियोमीटर वायर AB shown in the figure is 50 centimeter long when AD equal to 30 centimeter, comma, no deflection occur in the galvanometer। देखिए क्वेश्चन में बड़ा साफ साफ बताया गया नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, और आपको फाइंड क्या करना है, R। तो मैंने अभी आपको तरीका बताया था, क्या बताया था आपको मालूम है कि जो R1 इंटू R3 है वो बेटा इक्वल होता है किसके, आप कहेंगे R4 इंटू R2। चाहे R2 इंटू R4 करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फर्स्ट ब्रांच में क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ डायग्राम में देख लो क्या बना है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर एक लगा हुआ, ठीक है, बिल्कुल सिंपली आप क्वेश्चन अपना ड्रा कर लो, ऐसे बता दिया गया, क्लियर। और यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल पॉइंट दिखाया गया, क्लियर। ये आपका 6 दिया हुआ, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया R क्या होगा बेटा। यहाँ कितना दिया 30 और यहाँ कितना दिया 20, क्लियर। क्योंकि टोटल वैल्यू बेटा कितनी दी है, 50 दी गई है। टोटल वैल्यू कितनी दी गई है, 50 दी गई है। तो आपको मालूम है अगर ये 30 है तो जो रेस्ट बचेगा वो कितना बचेगा, 20। तो मैंने क्या तरीका बताया था, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 6 इंटू 20, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो या इसका इससे कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो देखो बड़े आराम से आंसर आ गया।
आप क्या कहेंगे 6 × 20/30, ये देखो ओके 4 आंसर 4 ओम आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, द रेजिस्टेंस इन द 2 आर्म ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड आर ओम respectively when the resistance R is shunted with an equal resistance. The new balance point is at 1.6 L1. The resistance R is, हमें रेजिस्टेंस R निकालना। तो देखिए चलिए डायग्राम बना लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। देखिए पहली सिचुएशन में क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, एक रेजिस्टेंस दिया गया, ये देखो ऐसे सिंपली आपको मालूम है ऐसे बना लिया करो, क्वेश्चन में बना भी है कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यहाँ बेटा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ और इस तरीके से दिखाया गया, ये आपका L1 है और जो ये दिया गया है वो 100 - L1 दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो पूरी लेंथ बेटा होती है ये यहाँ तक है, जो पूरी लेंथ होती है वो 100 होती है, तो अगर ये L होगा तो ये कितना होगा 100 - L। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ 5 दिया हुआ है और यहाँ कितना दिया R। मैंने आपको बताया था कि ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, सिंपली हम इसको हैंडल करेंगे कैसे, क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, क्वेश्चन बन गया। तो पहली क्वेश्चन आप शायद समझ गए होंगे। देखो 5 × 100 - L1 और इसका इससे इंटू कर लो बेटा, तो क्या होगा R × कितना L1, इक्वेशन नंबर 1। समझ गए आप। दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या बताया गया, सेकंड पोजीशन में क्या बताया गया कि देखिए सेम डायग्राम है, समझना, दोबारा मैं बता रहा हूँ अच्छे से, सेम डायग्राम है बेटा, ये देखिए। अब क्वेश्चन में ये बताया गया कि जो R वाला रेजिस्टेंस दिया है ये वाला, इसको संट कर देना। संट आप समझते होंगे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जब हम मैग्नेटिज्म का टॉपिक बताए थे, वहाँ मैंने बताया था संट क्या होता है। संट एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो लो रेजिस्टेंस होता है, जो हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। तो जब भी कोई संट कहे तो इसकी सिंपल मीनिंग है कि जो रेजिस्टेंस किया जाएगा वो उसके पैरेलल यूज़ किया जाएगा। और उन्होंने कहा जो संट लगाया गया है वो इक्वल रेजिस्टेंस का, क्वेश्चन में बताया गया इक्वल रेजिस्टेंस का। क्लियर। तो देखिए जब इक्वल रेजिस्टेंस का लगाएंगे तो ये R हो जाएगा। और साथ में बताया गया कि ये तो खैर L1 पे ही मिल रहा है, लेकिन जो वैल्यू है वो कितनी चेंज हो गई है। देखिए बेटा वैल्यू जो बदल गई है, कह रहे हैं जो न्यूट्रल पॉइंट है वो बेटा मिल रहा है कितना 1.6 L1 पर। तो क्लियर है, फिर ये भी कितना हो जाएगा 1.6 L1 पर। ओके, क्वेश्चन दोबारा समझ लो, देख लो, क्वेश्चन दोबारा पढ़ देते हैं, अच्छे से सुनना। ये डायग्राम मैंने शो कर दिया। क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया था, द रेजिस्टेंस इन द 2 आर्म ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड R। तो देखिए पहला पोजीशन में 5 और R दे रखा था, ठीक है, रिस्पेक्टिवली व्हेन द रेजिस्टेंस R इज शंटेड। अब देखो उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस जो R है वो शंट कर दिया गया। व्हेन द रेजिस्टेंस R इज शंटेड विद एंड इक्वल रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंस से उसको शंट कर दिया गया। तो कह रहे हैं जो नया बैलेंस पॉइंट मिल रहा है वो कितने पे मिल रहा, 1.6 L1 पर। तो आपको पता है अगर ये L1 था तो ये L1 माइनस किया, यहाँ मैंने अगर लिखा है 1.6 L1 तो पक्का 100 में से इतना माइनस कर लेंगे। तो चलिए देखिए फिर से क्वेश्चन बनाते हैं, आपको समझाना है इसलिए टाइम लग रहा है, वरना तो बड़ा सिंपल तरीके से आंसर आ जाता है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको मालूम है मल्टीप्लाई कर लोगे बहुत अच्छे से। ये देखो कितना लिखा है 1.6 L1 के, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो देखो R × बेटा 1.6 L1 के, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब इन डायग्राम का कोई मतलब ही नहीं, अगर आप माइंड में समझ जाते तो इसकी कोई जरूरत नहीं आपको समझाना, तो इसलिए ऐसा मैंने किया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा। आप समझ गए, दोनों को लो डिवाइड कर दिया। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको मालूम है क्या क्या होगा, देखिए क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। आपको मालूम है क्या कट जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया बेटा, R से R कैंसिल हो गया, ये L1 से L1 कैंसिल, क्या बचा देखो बहुत सिंपल सा, ये देखिए यहाँ पर। ओके, यहाँ कौन बचेगा 1 और यहाँ कौन बचेगा आपको मालूम है 1.6। ओके, अब देखिए एक चीज़ यहाँ छूट गई वो समझ लीजिएगा। यहाँ पर बेटा 2 रेजिस्टेंस है ना, 2 रेजिस्टेंस है, इसका मतलब किस कॉम्बिनेशन में लगे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं। और आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब ऐड करोगे तो ये बेटा R/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा R/2, देखो वहाँ सिंगल रेजिस्टेंस था, यहाँ पे बेटा कितने हैं 2। तो आपको मालूम है जब 2 रेजिस्टेंस हो जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, फॉर्मूला आपको मालूम है 1/R + 1/R होता है, तो इसका मतलब हुआ कि R/2 आ जाएगा। तो आप देखिए ये 2 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर,
ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं फटाफट थोड़ा तेज़ी से, 3.2 L1 हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 माइनस 1.6 L1 हो जाएगा। क्लियर। इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो देखो 200 में से 160 निकालेंगे तो आपको मालूम है कितना बचेगा बेटा। तो क्लियर है कितना बचेगा, 40 बचेगा और यहाँ पर जो आपका बचेगा वो 1.6 L1 ही बचेगा। क्लियर। अब देखिए L1 इक्वल टू निकाल लेते हैं, 40 बाई कितना बेटा होगा 1.6, पॉइंट हटाएंगे 0, ये जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा तो 25 टाइम्स, मतलब सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे तो L1 आपने फाइंड किया, हाँ बिल्कुल मैंने L1 फाइंड किया, लेकिन पूछा हमसे तो आर गया है। पहले क्वेश्चन में डाल दीजिए। देखिए पहली क्वेश्चन मैंने क्या बनाई थी, दोबारा लिख देता हूँ। तो देखिए पहली क्वेश्चन मैंने बनाई थी 500 माइनस L1 इक्वल टू R इंटू L1। L1 मुझे मिल चुका है, वैल्यू डाल देंगे। देखो बेटा तो ये हो गया 100, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आप जाके पेपर देखिएगा। 25 तो ये 5 से 5 कट जाएगा। अब आपको पता हो गया होगा, यहाँ पर L1 की वैल्यू भी रख देते हैं। तो देखो 100 माइनस कितना 25 इक्वल टू R इंटू 5। 100 में से 25 निकालेंगे 75 बेटा आएगा और R इंटू क्या होगा 5, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको मालूम है कि 15 हो जाएगा ओम आंसर। ओके कोई दिक्कत नहीं, आराम से। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था बट बहुत इजी इसलिए था, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपको डायग्राम बनाना था आपके लिए, इसलिए थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है। नहीं तो कोई बात नहीं, 2 ही क्वेश्चन थे, 2 ही लाइन का क्वेश्चन था, एक तो इक्वेशन बनाया, दूसरी क्वेश्चन बनाया, सॉल्व कर लिया। ठीक है। तो एक्सप्लेन करना होता है तो थोड़ा सा बड़ा करना होता है, नहीं तो आप अपने तरीके से करेंगे थोड़ा और आसानी से कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। देखिए इसके डायग्राम में 2 सर्किट होते हैं। एक देखिए मेन सर्किट जिसको हम प्राइमरी सर्किट कहते हैं, इसमें बैटरी होगी बेटा और एक रेजिस्टेंस लगा होगा। ठीक है। और ये जो है इससे एक सीरीज में एक वायर लगा होगा जिसे हम पोटेंशियोमीटर वायर भी बोलते हैं। ये AB वायर होता है और ये मेन बैटरी होती है और ये उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक क्लियर। इसका भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इस RAB का जो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ गिवन रहेगा। क्लियर। और बाकी R और E दिया ही होगा। दूसरा एक सेकेंडरी बैटरी होगी, इसको हम बोलेंगे क्या बेटा, प्राइमरी सर्किट बोलेंगे। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, रिवाइज कर लो। और ये जो पॉइंट होगा ए पॉइंट बेटा हमेशा हाई पोटेंशियल पर रखा जाएगा और फिर इसके जरिए हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे और इसमें डिफ्लेक्शन क्या रखोगे 0। 0 का मतलब है जो करंट यहाँ से चलेगी वो प्राइमरी सर्किट में ही रहेगी, सेकेंडरी सर्किट में मूव नहीं करेगी। जिस जगह पे बैलेंस होगी बेटा उसको हम L कहेंगे। क्या कहोगे, L कहोगे, ये बैलेंस। तो ये आपका पॉइंट हो गया। तो पहला क्वेश्चन ये बनता कि आखिर पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है, क्या करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इस पोटेंशियोमीटर के जरिए जो भी ये सेल है, सेकेंडरी सेल है, इसके हम EMF को भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए कि E अगर हमें निकालना है तो हमें KL चाहिए। तो E इक्वल टू बेटा क्या होगा, KL होगा। अब KL क्या चीज़ है, कैसे इसको समझेंगे, तो देखिए इसे समझिए ऐसे। जैसे सपोज हम ले लेते हैं V इक्वल टू KL। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं A से B तक का पोटेंशियल चाहता हूँ तो बेटा लेंथ भी मुझे A से B तक ही लेना होगा। क्लियर। मतलब पूरी लेंथ। अगर आप कहते नहीं सर मुझे AC का पोटेंशियल चाहिए तो मैंने कहा ठीक है, आप नया फॉर्मूला बना लो। देखो इसको KL ही लिखोगे, लेकिन जैसे आप AC यूज करोगे, A से C का पोटेंशियल लिखोगे, वैसे आपको जो लेंथ यूज करनी होगी वो AC की ही ली जाएगी। क्लियर। और जबकि K क्या है तो आप कहोगे K क्या है, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पहले भी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ लिया। क्लियर। दूसरा जो फॉर्मूला बेटा होगा उसका क्या होता है, दूसरा यूज क्या है कि अगर 2 बैटरी दी जाए, इनमें बारी बारी से लगाया जाए तो उनका हम रेशियो भी निकाल सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब फॉर्मूला क्या लिखोगे, E1/E2 इक्वल टू बेटा L1/L2। कब यूज करना, जब एक एक बैटरी लगा के लेंथ निकाली जाए। जैसे कहा गया पहली बैटरी लगाई गई, उसका जो बैलेंस कंडीशन है वो L1 पे मिला, दूसरी सेकंड बैटरी लगाई गई, उसकी जो बैलेंस कंडीशन है वो L2 पे मिला। बताइए उनका रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे E1/E2 इक्वल टू L1/L2। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया भी है। क्या पूछा जाता है कि जो 2 बैटरी आपके पास है उनको एक साथ लगा दीजिए, सीरीज में लगा दीजिए। ठीक है, सीरीज में लगा के पहले बैलेंस कंडीशन निकालिए L1,
फिर दोबारा उनके जो टर्मिनल्स हैं उनको अपोजिट कर दीजिए और फिर निकालिए L2। तो ऐसे केस में दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा E1 अपान E2, तो जब सीरीज में ऐड करिएगा बेटा तो ऐसे करिएगा L1 प्लस L2 अपान L1 माइनस L2। तो इसका यूज कब करते हैं? जब सेम सेंस में लगाते हैं, और इसका यूज कब करते हैं? जो अपोजिट सेंस में। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन, या ऐसा भी पूछ सकता है कि L1 अपन L2 बता दीजिए। तो क्या करना, जब सेम सेंस में लगा होगा तो E1 प्लस E2 कर दीजिएगा, और जब अपोजिट सेंस में लगा होगा तो E1 माइनस E2 कर दीजिएगा। बहुत आसानी से ये ट्रिक है। अगर आप मेथड लगाएंगे तो लंबा क्वेश्चन होगा, तो इसको ऐसे डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा। क्लियर? उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। किस फॉर्मूले से बेटा? इस फॉर्मूले से। देखो L1 अपान L2 माइनस 1, ये भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो आराम से आप निकाल लेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर्किट में करंट कैसे निकालेंगे, तो वो भी जान लीजिए। करंट निकालने का तरीका होता है, पांचवा जो फॉर्मूला आपके पास होगा I इक्वल टू, आपको मालूम है ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, सिग्मा E अपान सिग्मा आर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक लूप के लिए यूज होगा। जैसे एक लूप हमने बना लिया, तो इस लूप में कितनी बैटरी है? फर्स्ट लूप में तो कहेंगे एक। तो देखिए क्या करोगे कि ई अपान जितना भी रेजिस्टेंस होगा, तो आपको मालूम है एक तो RAB है और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप यहां से आराम से करंट को आप क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये सारी बातें न्यूमेरिकल के जरिए समझिए कैसे क्वेश्चन दिया होगा। क्लियर? पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस पे आप क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट। टू सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर and then the opposite direction. The balance condition obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from the positive end of the wire. In the two cases, the ratio of EMF is। क्वेश्चन देखिए दोबारा, क्या क्वेश्चन में कहा गया? दो सेल दिए हैं, देखो अंडरलाइन कर लो, टू सेल सीरीज में लगाए गए हैं। सबसे पहले उनको सपोर्टिंग में लगाया गया। सपोर्टिंग का मतलब होता है बेटा सेम सेंस में लगाए गए, और फिर अपोजिट कर दिया। तो आपको कहा गया कि जब सपोर्टिंग में लगाया गया था तब जो लेंथ मिली है वो आपको कितनी मिली है? 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देखो सपोर्टिंग के केस में आपको L1 बेटा कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। और जब उसको अपोजिट सेंस में लगाया गया था तो उसकी जो लेंथ दी गई थी बेटा कितनी दी थी? 10 सेंटीमीटर। मैंने अभी आपको इस चीज़ को सिखाया था, और आपसे कहा गया है E1 अपान E2 बताइए। देखो कितना आसान होगा। अगर ट्रिक आती तो बड़ा सिंपल। देखो L1 प्लस L2 और L1 माइनस L2। ठीक है, तो देखो 50 प्लस 10 करेंगे कितना बेटा हो जाएगा? 60, और 50 में से 10 करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे बेटा 40। ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मालूम है 6/4। इसको और सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या निकल के आया। E1 रेशियो E2 इक्वल टू 3 रेशियो 2। क्या कोई ऑप्शन है? हाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका हो गया सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ गए होंगे ना अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R are connected in series with the battery of EMF E0 and resistance R1. An unknown EMF E is balanced at a length L of the potentiometer wire. The EMF E will be given by। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। आप क्वेश्चन पढ़ते हुए डायग्राम ड्रा कर लिया करो। कभी भी कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पढ़ते ही डायग्राम ड्रा कर लोगे, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए क्या कहा गया, एक पोटेंशियोमीटर वायर है। देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ, समझिएगा अच्छे से। ये देखिए पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ कितनी दी गई है? क्वेश्चन में L दे दी गई। ये देखो L मैंने बना दिया, इसका नाम मैं रख देता हूँ A, और ये बेटा क्या है? B। इसका रेजिस्टेंस भी बताया गया। इसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? R। तो कॉमा लगा के मैंने R लिख दिया। ठीक है, पहले लाइन में देखो दिया है पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ EMF। एक बैटरी लगा दी गई इसके साथ। देखो बैटरी मैंने लगाया था, याद होगा। और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया, वो भी लगा देते हैं। क्या है ये? देखो ये बेटा R1 दिया है, और ये जो बैटरी दी है वो E0 दी है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया कि एक अननोन बैटरी को लाया गया है। अब आपको पता है हमेशा यहाँ पर हाई पोटेंशियल दीजिएगा। ये अननोन बैटरी है जिसको इसके साथ कनेक्ट किया गया, और गैल्वेनोमीटर के जरिए इसको बैलेंस कंडीशन में रखा गया, और जो बैलेंस कंडीशन मिलती है वो L पे मिलती है। ये अननोन बैटरी दी हुई है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। An unknown EMF E is balanced at length L of the potentiometer wire. The EMF
ई विल बी गिवन बाय। ठीक है, देखो 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। अब देखो हम क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया, ये कैसे लगाओगे। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, अभी देखिए बहुत सिंपल तरीका। सबसे पहले सर्किट का करंट निकाला करो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि पोटेंशियल वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। मैंने अभी बताया था कि बैलेंस कंडीशन में इस वाली ब्रांच में करंट नहीं होगा, जितना भी करंट मूव करेगा वो अब प्राइमरी सर्किट में ही मूव करेगा। तो करंट का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, आपको याद होगा। ये करंट का फॉर्मूला बेटा होता है, जितनी भी सर्किट में बैटरी हो उनका सम, तो बैटरी एक ही लगी हुई है ऊपर वाले में, इसे लिखा। टोटल रेजिस्टेंस तो R1 ऊपर और नीचे ये है, तो आप कहेंगे R प्लस R1। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, करंट निकालने का तरीका। अब हमको क्या करना है, पोटेंशियल चाहिए। ए और बी का मैं पोटेंशियल निकालूंगा। मैंने कहा था, अभी तरीका बताया था, जो अगला फॉर्मूला मैंने आपको पोटेंशियोमीटर का बताया था बेटा, क्या बताया था, V इक्वल टू क्या, KL। इसी का बार बार यूज करना होता है, यही एक फॉर्मूला पोटेंशियोमीटर का होता है। जैसे मान लो हमको A से B तक जाना है, तो मैं यहाँ पर AB यूज कर लूंगा। अगर मुझे C तक जाना होगा तो AC यूज करूंगा। तो बोलो मैं A से B जा रहा हूं, तो पक्का मैं जो पोटेंशियल लिखूंगा वो AB का लिखूंगा। क्लियर। अब देखिए हम इसके जरिए क्या करेंगे, K फाइंड कर लेंगे। अब पोटेंशियल K देखो निकालने का तरीका क्या है, K पोटेंशियल अभी हम बाद में रख लेंगे, अपान देखिए टोटल लेंथ बेटा कितना मैंने यूज किया है, L। तो आपको मालूम है पोटेंशियल को अब हम ओपन कर लेते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है कि, तो आपको मालूम है I इंटू आर होगा। तो इसका रेजिस्टेंस जो भी होगा, देखो ये आपका किसका निकाल रहे हो, ए बी का निकाल रहे हो, तो ए बी का रेजिस्टेंस यूज करोगे बेटा। तो I इंटू आर अपान कैपिटल है, और मैंने I पहले से फाइंड कर रखा है। तो देखो बड़ा मस्त फॉर्मूला निकल के आ गया, अपान R प्लस R1 इंटू एल के। क्लियर। लेकिन आप ये समझिए क्या निकाला है आपने, ये K निकाला है, हमको क्या चाहिए, E। अब आपको मालूम है कि अगर मैं AC का पोटेंशियल निकाल लूं, किसका बेटा, AC का, तो AC का जो पोटेंशियल होगा वो E के बराबर होगा, क्योंकि आपको मालूम है पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा पोटेंशियल सेम होता। तो E मांगा गया, तो मैं E निकालने के लिए मैं AC निकालूंगा, और आपको पता है K इंटू एल लिखेंगे, और ये आपका AC यूज हो जाएगा। तो देखिए K की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो देखो E नॉट R बाई R1 प्लस R प्लस R1 इंटू एल इंटू, और इसकी L की वैल्यू बेटा क्या दी, L। तो देखो कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। दोबारा आप समझ सकते हैं। सबसे पहले डायग्राम मैंने ड्रा कर लिया, करंट निकाल लिया। करंट निकालने के बाद आपको पता है यहाँ पहुँचना था, तो हमसे सबसे पहले हम पोटेंशियल ग्रेडियंट जरूर निकालेंगे। के निकाल लेंगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ए बी का पोटेंशियल के जरिए के निकाल लिया, फिर ए सी के जरिए मैंने बैटरी को फाइंड आउट कर लिया। इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब देखिए मुझे जो अगला पॉइंट पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक सेल, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक सेल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक सेल करने से पहले इलेक्ट्रिक सेल के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए सेल क्या है, देखो यहाँ पर देखिए सेल का रिप्रेजेंटेशन पहले समझ लीजिए अच्छे से। ये जो दिया हुआ है ये ई, ये सेल का ईएमएफ होता है बेटा, और जो ये दिया हुआ है ये आर है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इतना जो सेक्शन होता है इसे हम सेल कहते हैं। और सेल कैसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सबको पता है। लेकिन हमें तो न्यूमेरिकल करना, तो न्यूमेरिकल वाली ही बातें हम करेंगे। देखिए यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा होगा जिसे हम कैपिटल आर कहेंगे। क्लियर। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन होगा। सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये सेल आपको मालूम हो गया ना अच्छे से, ये करंट ऐसे मूव करेगी यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है या कहिए जो पहला फॉर्मूला आपको आना चाहिए वो करंट का आना चाहिए, क्योंकि हर केस में करंट बहुत जरूरी है। ओके, करंट क्या होता है, लूप के लिए याद करना है। लूप में जितनी बैटरी हो, तो आपको मालूम है एक ही बैटरी है, और टोटल रेजिस्टेंस हमेशा देखो एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है। तो बड़े सिंपल तरीके से आप यूज कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है टर्मिनल पोटेंशियल। देखो बेटा क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल। ओके, समझना अच्छे से। टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब है इन दो पॉइंट का पोटेंशियल। आप कह सकते हैं बेटा ये ए है, ये क्या है, बी है। तो अगर हम ए और बी का पोटेंशियल अगर कभी भी लिखें तो हम इसको वी ए बी लिखें या सीधे लिख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो ई माइनस आई आर होगा। इसका यूज़ कैसे करेंगे अभी आप अच्छे समझ जाएंगे, क्योंकि इन फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम आपको एक ऐसी टेक्निक बताएंगे जिसमें फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं तो उनको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट ये आता है, तीसरा पॉइंट देखिए क्या है,
अगला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, पावर की बात यहाँ बहुत करता है। किसकी बात करेगा? पावर। तो अगर हम पावर की बात करते हैं, पावर वो भी कौन सी, तो आप कहेंगे डिसिपेटेड पावर, जो क्षय ऊर्जा होती है, जिसे हम डिसिपेटेड पावर कहते हैं। ठीक है, डिसिपेटेड पावर होती है वो कहाँ निकालना होता है? एक्सटर्नल में निकालना होता है। तो देखिए क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर I² इंटू आर। अब आई का फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा है, इसमें डाल देंगे तो P इक्वल टू जो फॉर्मूला बनता है वो E/R प्लस आर का होल ऑफ स्क्वायर इंटू आर। ये देखिए हो गया। लेकिन अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो देखिए कंडीशन सिचुएशन बताएगा फॉर मैक्सिमम डिसिपेटेड पावर। देखिए क्या है, फॉर मैक्सिमम डिसिपेटेड पावर। अगर कहा जाए क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो रही है तो कितनी वैल्यू होगी, तो इस कंडीशन को आपको याद होना चाहिए। जब भी मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड की बात करेगा तो उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बेटा हमेशा बराबर होगा, ये याद होना चाहिए। तो आप देखिए क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। तो जब भी हम पी मैक्स निकालने अगर जाते हैं तो आप क्या करने वाले हैं, बैटरी तो रहेगी ही, लेकिन जहाँ जहाँ कैपिटल आर है वहाँ स्मॉल आर रख दीजिए। तो देखो स्मॉल आर रख दो, देखो मैं सॉल्व करके भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वहीं तो डायरेक्ट में लिख सकता था। तो देखिए अब क्या वैल्यू निकल के आएगी, E² हो जाएगा, ये R 2R, तो इसका स्क्वायर करोगे बेटा R² इंटू आर, ये R कैंसिल हो गया। तो देखिए बहुत मस्त फॉर्मूला निकल के आ गया, E² / 4R। याद होना चाहिए सभी बच्चों को। देखो यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक यूज कर लेते हैं। क्या टेक्निक यूज करेंगे, देखिए अगर क्वेश्चन में कहा जाए n नंबर ऑफ सेल, n नंबर ऑफ सेल, ठीक है, अब वो चाहे सीरीज में लगे हों या पैरेलल में लगे हों, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर एक ही आता है, इसे टेंशन मत लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, समझना, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। ये तो अभी भी याद हो चुका है, आप कहेंगे यस बिल्कुल याद हो चुका है। तो ये बेटा एक सेल के लिए है। अगर हमारे पास 2 सेल हो तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 सेल हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर बेटा n सेल हो तो n से मल्टीप्लाई कर देना। बस क्या आपको फॉर्मूला याद आ गया, P max इक्वल टू n E² / 4R। क्लियर, अच्छे से याद हो जाना चाहिए। P max का फॉर्मूला सीधे क्वेश्चन में मिलेगा अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसका ग्राफ भी आना चाहिए, देखो ग्राफ मैं यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि कई बार ग्राफ ही बन के आता है कि इस सिचुएशन का ग्राफ क्या होगा। यहाँ बेटा P है, P मतलब पावर, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस लिखेंगे। ओके, अब देखिए क्या है, ये वो सिचुएशन है जहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर था। तो यहाँ पर जो डायग्राम आएगा कि ये ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आता है, इस तरीके का आता है। तो ये जो पॉइंट है, जो ये मैक्सिमम पॉइंट है, इसी को P मैक्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, P मैक्स। और इसकी वैल्यू क्या होती है आपको याद हो गया होगा, E² / 4R के। अगर n नंबर आप सेल होंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर n नहीं है तो एक ही रहने देना है ना, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, उनको समझ लो अच्छे से। कंडीशंस, जिसमें पहला पॉइंट बनता है बेटा शॉर्ट सर्किट। क्या बनता है, शॉर्ट सर्किट। अब बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं शॉर्ट सर्किट है क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है समझा देते हैं, क्वेश्चन में यूज करेगा, कहेगा शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। अब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा, तो देखो मैं बताता हूँ। जैसे ये बैटरी दी है, देखिए बैटरी आप पढ़ चुके हैं, ये बैटरी दी है, ये देखिए, तो आपको मालूम है इसे ई कहते हैं, इसे स्मॉल आर कहते हैं। ये जो बॉक्स है ये बैटरी को रिप्रेजेंट करता है, सेल, ओके, सेल को, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर कहा गया शॉर्ट सर्किट, इसकी मीनिंग क्या होती है, बैटरी के जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं, जैसे ये दोनों टर्मिनल्स दिए हैं, इनको आप क्या करेंगे, एक थिक वायर के जरिए कनेक्ट कर देंगे। थिक वायर समझ रहे ना, मोटे वायर के जरिए कनेक्ट कर देंगे। जब भी बेटा मोटा वायर यूज किया जाएगा, इसकी मीनिंग ये होती है कि इसका रेजिस्टेंस बेटा जो होगा वो 0 होगा। जितना मोटा वायर होगा उतना रेजिस्टेंस 0 को। क्या आपको मालूम है, आर का फॉर्मूला हर बच्चे को आता होगा, रोयल बाई ए। भाई एरिया बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना ये बेटा।
ये देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ जितना थिक वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, तो हम मान के चलते हैं कि उसका रेजिस्टेंस बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस 0 होगा तो इस कंडीशन को बेटा क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहेंगे। तो जरा देखो करंट क्या होगा, फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, आपको याद होगा, ई अपान आर, कैपिटल आर तो है नहीं, छोटा आर ही रहेगा, इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। देखो करंट का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, ई बाई आर के। ये मैक्सिमम करंट होती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर पावर की बात करें, बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। आई स्क्वायर इंटू आर होगा कि नहीं, यस बिल्कुल होगा। तो आप क्या कहेंगे, ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो जो पी की वैल्यू बेटा आएगी वो ई स्क्वायर बाई क्या आर आएगी। लेकिन ये मैक्सिमम होगा, ध्यान रखना, यहाँ पर मैक्सिमम का फॉर्मूला ये रहेगा। ये शॉर्ट सर्किट की पहली कंडीशन याद हो गई होगी, क्योंकि अभी हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, सारे पॉइंट आपको मिलेंगे, आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट। ओके, चलो देखते हैं दूसरा जो पॉइंट आता है इस नोट का या कंडीशन का, जिसमें हम ग्रुप ऑफ सेल की बात करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ सेल की। देखो क्या होता है, तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते बेटा। पहला देखिए क्या, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अच्छे समझना क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि किरचॉफ लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे हम इसी मेथड से सॉल्व कर देंगे। क्योंकि आपको मालूम है किरचॉफ लॉ के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके लिए लूप लॉ यूज़ करना होता है। हम लूप लॉ नहीं लगाएंगे, हम सेल वाला मेथड लगा के सारे क्वेश्चन फिनिश कर देंगे और आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। अगर वो टेक्निक आप सीख गए तो आपके 2 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। और नीट में हर बार 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं सर्किट से। ओके, तो चलो देखो भाई, बातें आगे करते हैं। ये देखिए 2 सेल मैंने ले लिए और दोनों सेल में कुछ मैंने चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, देखो भाई क्या चेंज किया। यहाँ पर जो मैंने 2 सेल लिए हैं वो सेम सेंस में लगा दिए। ये देखो E1 और E2, ये बेटा E1 है और ये क्या है E2। ये अपोजिट सेंस है, इसको सेम सेंस कहते हैं। आप कहेंगे मुझे कैसे पता चला कि करेगा कि ये सेम सेंस है या अपोजिट सेंस है। तो देखो तरीका मैं बताता हूँ। आप कैसे भी मूव करें, चाहे आप ऐसे मूव करें चाहे इधर से मूव करें। अगर इधर से मूव करें, देखो लास्ट टर्मिनल देखो क्या है, पॉजिटिव है, लास्ट टर्मिनल पॉजिटिव है, मतलब सेम। यहाँ से मूव करो, देखो लास्ट क्या है, नेगेटिव, फिर अगला लास्ट क्या है, पॉजिटिव। जब अलग अलग टर्मिनल मिलें तो इसको अपोजिट सेंस कहते हैं, जब सेम मिलें तो उसे हम सेम सेंस कहते हैं, है ना। इसे सपोर्टिंग भी कंडीशन कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि जो उनका इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट क्यों, जब ज़्यादा बैटरी लगी होती है तो उनको हम इक्विवेलेंट कहते हैं। तो अगर सेम सेंस में बेटा लगे होंगे तो उनको हम ऐड कर लेंगे, अगर अपोजिट सेंस में लगे होंगे तो उन्हें हम माइनस कर लेंगे। क्लियर। लेकिन रेजिस्टेंस तो आपको पता ही ऑलवेज ऐड होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो क्या होगा। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बातें। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा। तो देखिए इस केस में इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो बहुत अच्छे समझना, जैसे ये बेटा दिया हुआ क्या, 3 सेल में ले लेता हूं। एक सेल ये दिया, दूसरा सेल ये दिया और तीसरा सेल ये दिया। इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, ये क्या है E1 है, ये क्या है E2 है, ये क्या है E3। तो जो कॉमन पोटेंशियल बेटा यहाँ पर होगा वो ऐसे होगा। क्या करेंगे, E1 अपान R1, मतलब इस बैटरी को इसे डिवाइड कर देना, E2 अपान R2, E3 अपान R3। और जितनी भी बैटरी हो उनको ऐसे लिखते चले जाना। ओके, और अपान में क्या करोगे, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 एंड डॉट 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 सो ऑन। क्या यूज़ कर ले जाएंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो आप इसका यूज़ करिएगा। बाकी कैसे क्वेश्चन करेंगे मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, टेक्निक यही मैं टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन एक बात मैं और बता देता हूँ कि मान लो 2 ही सेल लगे हों सपोज। अब देखिए इसको करने का तरीका डायरेक्ट बता देता हूँ। ये देखिए अगर 2 ही होते, ये बेटा E1 होता, ये R1 होता, ये बेटा R2 होता,
सॉरी E2 होता और ये क्या होता R2 होता, और आपसे फिर ऐसा ही कनेक्शन दे दिया जाता। ठीक है, आप क्वेश्चन कहता है काउंट पोटेंशियल बताइए, तो हम क्या करते, एक तरीका ये था कि E1/R1 प्लस E2/R2 लिखूँ, अपान में 1/R1 प्लस 1/R2 लिखूँ, तब भी वही क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब सॉल्व करोगे तो एक रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करो इस केस में, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। देखो क्या करो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो E1R2 और इसका इससे कर दो प्लस में E2R2 अपान दोनों को ऐड कर दो रेजिस्टेंस को, तब भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका यूज़ तभी करिएगा जब दो लोग हों। ज़रा सोचो, अगर हम इन दोनों को लिखे होते तो क्या करते, इसका इससे मल्टीप्लाई करते, इसका इससे मल्टीप्लाई करते, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते, तो नीचे नीचे वाले तो कट जाते हैं ना, तो यही आंसर आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर दो दिए हो डायरेक्ट यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर आप भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अब ये सबसे अच्छा तरीका है E1/R1 प्लस E2/R2 अपान में 1/R1 प्लस 1/R2, तो सब कुछ क्वेश्चन लग जाएंगे। तो अब चलिए क्वेश्चन लगा के देखते हैं कि किस टाइप के सेल के क्वेश्चन आएंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, नीट में आ चुके हैं, तो आप जो पेपर आप कर रहे होंगे या किया होगा तो आपको दिखाई देगा, तो उन्हीं क्वेश्चनों को ला रहे हैं। और मेन मकसद यह था कि थ्योरी भी आपको मैं रिवाइज़ करा दूं, और जब थ्योरी रिवाइज़ करा दूं तो साथ में न्यूमेरिकल भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको ये मेथड अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप मैसेज करिएगा, बताइएगा मुझे कि सर आगे का जो भी आप रिवीजन करें विद न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल के साथ करा देंगे, और आप कहेंगे नहीं केवल फॉर्मूले का रिवीजन कराइए तो केवल फॉर्मूले का रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या है, 4 cell each of EMF E and internal resistance R are connected in series across an external resistance capital R। ठीक है, कहा गया कि जो 4 सेल हैं उन सभी का जो EMF है बेटा वो सेम है, कितना दिया है E, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है R है। क्लियर, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के जरिए। फिर आगे देखो क्या कह रहे हैं, बाय मिस्टेक वन ऑफ द सेल इज कनेक्टेड इन रिवर्स। कहा गया गलती से एक सेल उल्टा लग गया है। अब मैं डायग्राम इतना ड्रा कर लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ। देखिए 4 सेल में से 3 सेल तो एक जैसे लग गए, ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आपको समझ ना आता, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 सेल मैंने इधर को लगा दिया, एक सेल में उल्टा लगा देता हूँ, क्योंकि उसने कहा गलती से उल्टा लग गया, चलो उल्टा लगा देते हैं। ये देखो गलती से उल्टा लग गया बाय मिस्टेक, और इसको किससे कनेक्ट कर दिया गया बेटा, एक कैपिटल R से। ये क्वेश्चन लगाने के लिए डायग्राम की ज़रूरत नहीं थी, देख के आंसर होता, लेकिन फिर भी आपको समझाना था मुझे, तो ये बताना ज़रूरी है। देखिए ये देखो बैटरी मैंने लगा दी, ओके, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया बेटा, R दे दिया गया। ठीक, देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, बाय मिस्टेक वन ऑफ द सेल इज कनेक्टेड इन रिवर्स देन द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट इज। करंट निकालना है यहाँ पर। देखो मैंने करंट का तरीका क्या बताया था करंट निकालने का, टोटल बैटरी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। देखो टोटल रेजिस्टेंस में क्या है, R है, प्लस सबको ऐड कर लो, R कितने R हो जाएंगे बेटा, 4R हो जाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बैटरी को कैसे जोड़ने को कहा था, मैंने अभी समझाया था कि अगर बैटरी सारी सेम सेंस में हो तो ऐड हो जाएगा। क्लियर, देखो ये बैटरी ऐड हो जाएगी, तो आप कहेंगे हाँ यस, तो 3 हो जाएगा, और ये बैटरी माइनस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अपोजिट सेंस में बेटा लगी है, जो अपोजिट में होते हैं उनको माइनस कर लेते हैं। शायद आप समझ गए ओरल आंसर था कि नहीं, आप कहेंगे यस गुरुजी डायरेक्ट आंसर था, तो 4R प्लस R के। देखो ऑप्शन कौन सा सही है, देखो पहला ऑप्शन हो गया। कौन सा बेटा हो गया, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नंबर n ऑफ आइडेंटिकल सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r each which are connected in series, the terminal of the battery are short circuited। ओके, देख लो अंडरलाइन कर लो, शॉर्ट सर्किटेड। इसका क्या मतलब है, मैंने पढ़ाया था, अभी मैं यूज करूंगा। एंड द करंट I is measured। ठीक है, which of the graphs shown the correct relationship between I and N। ठीक है, तो हमको ग्राफ बताना। देखिए यहाँ पर 4 ग्राफ दिए गए हैं, उसमें पता लगाना है कौन सा ग्राफ सही होगा। तो पहले देखो सिचुएशन को समझिए, क्या क्वेश्चन में कहा गया, देखिएगा अच्छे से। करंट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको सिखाया है, क्या
कि जितनी भी बैटरी लगी हो, अब देखो बैटरी का टर्मिनल तो कुछ बताया नहीं गया कैसे लगी हुई है, तो आपको मालूम है जब टर्मिनल ना बोला जाए तो सबका एक ही मतलब निकालिए कि वो सेम सेंस में लगाई गई होंगी, क्योंकि जो अपोजिट सेंस यूज़ किया जाएगा तो हमेशा बताया जाएगा कि कुछ सेल अपोजिट सेंस में हैं, और जब तक सेम सेंस में होंगे तब तक सारी बैटरी का जो ईएमएफ होगा बेटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कितनी सेल दी हैं, एन सेल दी हैं, तो पक्का है कि एन ई उसका ईएमएफ हो जाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा कितना दिया है, कैपिटल आर दिया है, और जितनी बैटरी होंगी उतना ही उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। क्लियर? ओके। बहुत सारी सेल लगी हैं तो उनका सबका अपना आर होगा, अपना ई होगा। लेकिन अब आती है असली बात जो निकल के आई है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट सर्किट। मैंने यही पॉइंट फोकस करने को कहा था, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग। शॉर्ट सर्किट जब भी लिखा होगा उस सिचुएशन में जो कैपिटल आर होता है बेटा क्या हो जाता है, जीरो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो जरा सोचिए कि अगर हम इसकी वैल्यू जीरो रख दें तो क्या निकल के आएगा, तो कहोगे सर निकल के आएगा एन ई बाई एन आर। ओके। अब एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो आई इक्वल टू बेटा क्या निकल के आएगा, ई बाई आर। अब देखो क्या निकला, बहुत सिंपल सा रिजल्ट आया। देखो करंट और एन में सवाल पूछा गया है कि क्या ग्राफ होगा। अब बताइए क्या है कि करंट कितनी बैटरी दे रही है, तो आप कहोगे सर ये तो एक ही बैटरी करंट दे रही है। अब इसमें कितनी भी अगर शॉर्ट सर्किट किया गया है, कितनी भी बैटरी इसमें लगा दी जाए तो सर्किट केवल एक ही करंट, मतलब सर्किट में केवल एक ही बैटरी करंट देगी। एन नंबर ऑफ सेल्स का कोई मतलब नहीं है, मतलब करंट बेटा यहाँ कांस्टेंट रहेगी। सेल कितने भी लगा दो करंट में कोई चेंज नहीं होने वाला। आप समझ गए होंगे, दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ। देखो एन नंबर ऑफ सेल थे तो एन ई हो गया, एन आर हो गया, ये आपका मालूम है फॉर्मूला। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर दिया हो तो इसमें ऐड कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ मेंशन है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब आप जानते हो, आर का मान जीरो होगा, जीरो रख दीजिए। देखो एन ई बाई एन, अब एन एन तो कट गया ना, तो ये देखो ये फॉर्मूला किसके लिए है, तो जितना यहाँ नंबर होगा वही तो है। यहाँ वन है, इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक ही बैटरी के बराबर करंट मिल रही है। तो अगर शॉर्ट सर्किट आप कर देते हो तो कितनी भी बैटरी लगा दी जाए कोई फर्क नहीं पड़ना, करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। करंट बेटा क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर बेटा फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, टू बैटरी ऑफ EMF 4 volt and 8 volt with internal resistance 1 ohm and 2 ohm are connected in a circuit with a resistance of 9 ohm as shown in the figure। ठीक है। The current and potential difference between the point P and Q। हमको दो काम यहाँ करना है बेटा, करंट निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। डायग्राम में बना देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ किस तरह क्वेश्चन को लगाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये बना हुआ एक रेजिस्टेंस दिया इंटरनल, फिर बैटरी लगी हुई है, फिर दूसरी एक बैटरी लगी गई है, फिर ये देखिए ये एक और लगा हुआ। क्लियर? बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक बात समझ में आ जाए, कोच नहीं है। ठीक है। तो ये 9 हो गया बेटा, ये 1 दिया है, ये 2 दिया है, यहाँ पर जो दिया है वो 8 वोल्ट दिया है, और यहाँ पर दिया गया है 4 वोल्ट। यहाँ बेटा P लिखा है, यहाँ क्या दिया है Q। दो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, एक तो करंट पूछा गया। करंट सबसे पहले निकाल लो, बहुत मस्त हो गया। करंट का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया है, टोटल रेजिस्टेंस हमेशा अपान में रहेगा, आपको मालूम ही है। ये फॉर्मूला हमेशा याद कर लो कि सिग्मा E अपान सिग्मा आर। सिंगल, इसका यूज़ कब करना बेटा, सिंगल लूप में। सिंगल लूप देखो यहाँ बना हुआ है ना, तो चलो देखो टोटल रेजिस्टेंस करो, टोटल रेजिस्टेंस कीजिए। तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11, और कितना हो जाएगा बेटा 12। तो ये आपका 12 हो गया। अब आप बताइए बैटरी क्या करेंगे, ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अपोजिट सेंस में लगे हैं। देखो इधर से चलो, देखो लास्ट में प्लस है, यहाँ लास्ट में माइनस। इधर से देखो लास्ट में प्लस, यहाँ लास्ट में माइनस। तो पक्का अपोजिट सेंस में हमेशा माइनस करेंगे। तो 8 में से 4 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 4। ये इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा 1/3 एम्पियर। देखो पहला आंसर तो ऐसे ही आ गया ना। लेकिन दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पर आप समझ लो बहुत अच्छे से एक बात को, क्योंकि पोटेंशियल निकालने के लिए तो आप किरचॉफ लॉ यूज़ करेंगे। कौन सा लॉ, किरचॉफ का। तो देखिए किरचॉफ का कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, सेक्शन रूल यूज़ करेंगे।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे पहले ये समझना होगा कि सेक्शन रूल का मतलब क्या है। इसका यूज़ तभी करते हैं जब किसी सेक्शन का पोटेंशियल निकालना हो या उस सेक्शन में करंट निकालनी हो। सेक्शन रूल कैसे यूज़ करते हो तो देखिए मैं तुमको तरीका बताता हूँ, बड़ा सिंपल। सबसे पहले करंट की सप्लाई देख लो, तो देखिए जो बैटरी बड़ी होगी करंट की सप्लाई वही करेगी। तो देखो ऐसे करंट की सप्लाई होगी, ऐसे चलेगी। कितनी करंट है वो मैंने निकाल ही लिया है। अब आपको करना क्या है, P से Q तक जाना है। सेक्शन रूल कहता है कि जिस पॉइंट से चलना हो उसका पोटेंशियल लिख लो। पहला काम देखो लिख लिया, ठीक है। और फिर आप क्या करें, पोटेंशियल दो तरीके का हो सकता है, या तो I इंटू आर से पोटेंशियल बनता है या सीधे बैटरी से बनता है। क्योंकि आपको मालूम है V इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं। अगर V इक्वल टू आई आर होता है इसका मतलब आई आर इक्वल टू किसके होता है, V क्यों होगा। तो पोटेंशियल सर्किट में दो तरीके से हमें दिखाई देगा, एक बैटरी के फॉर्म में और एक I इंटू आर के फॉर्म में। तो जहाँ बेटा रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ हम इस तरीके से लिखते हैं, और जहाँ बैटरी होते हैं उन्हें डायरेक्ट लिखते हैं। क्लियर, चलो दिखाते हैं। तो सेक्शन रूल कैसे करते हैं मैं दोबारा बताता हूँ। जिस पॉइंट से चलना हो उसका पोटेंशियल लिख लीजिए और फिर मूव करिए सर्किट में। देखो यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, इसमें हम क्या करेंगे, करंट का इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी बात आती है कि हम प्लस लिखें कि माइनस लिखें, ये समझ लेना। अपोजिट जब भी चलना तो प्लस लिखना, और करंट के साथ साथ चलना तो माइनस लिखना, ये बात याद रखना होगा। अपोजिट चलेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे प्लस, और करंट के साथ मूव करेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस। चलिए अब देखो मैं P से आगे की तरफ जा रहा हूँ, करंट उधर से आ रही, मतलब पक्का है मैं अपोजिट चल रहा हूँ तो प्लस लिखूंगा। और करंट का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। करंट का मल्टीप्लाई हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले मैं सिंपल लिख लेता हूँ 1 इंटू आई मतलब आई। ओके, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं। अब बैटरी पड़ेगी, बैटरी का हमेशा लास्ट टर्मिनल देखोगे। तो देखिए लास्ट टर्मिनल बड़ी है मतलब पॉजिटिव है तो प्लस लिखेंगे और 4 लिख लेंगे। ओके, फिर आगे बढ़िए, लास्ट टर्मिनल क्या है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रख लीजिएगा। कितना बेटा 8 है। अब करंट आगे देखो, करंट उधर से आ रही होगी, आपको मालूम है सर्किट में से मूव करेगी, तो हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं, मतलब कौन सा साइन लिखेंगे प्लस का, और करंट का इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या होगा 2i। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब जब हम Q पे पहुँचेंगे तो उसको हम इक्वल लगा के उसको भी लिख लिया करेंगे। ये हमारा एक सेक्शन बन चुका। बस अब आंसर आ गया, इसमें कुछ नहीं, भाई इतना ही काम आपको करना होता है, एक लाइन का आंसर होता है। आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा गया था कि ये निकालना था बेटा, ये पूछा गया था। तो चलो शुरू करते हैं। Vp प्लस आपको पता करंट कितना दिया है, तो कहेंगे सर 1/3 दिया है। इसको ख़त्म कर लिया जाए तो देखो कितना बनेगा, माइनस का 4 बचेगा। क्लियर, और प्लस 2/3, क्योंकि आई की वैल्यू रखेंगे 3 हो जाएगा। अब चलो इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। तो Vp, इसको देखो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आपको मालूम है। तो ये 3 बेस 3 ही है, और ये 2 और 1 3 हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या 1, ये प्लस का है 1 और -4 इक्वल टू VQ। सॉल्व कर रहे हैं इसलिए लंबा खींच रहे हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं, मन में है, साफ साफ दिख रहा है 3 आएगा, लेकिन आपको समझाना है इसलिए मैं ऐसा खींच के लिख रहा हूँ। आप स्मार्ट बच्चे हैं, आराम से लगा लीजिएगा, जल्दी से फास्ट लगाना, जितना तेज़ लगाओ उतना बेहतर। क्वेश्चन का आंसर बेटा यही हो गया था, आप चाहते तो ओरल भी लग जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। The maximum power dissipated in an external resistance R when connected to a cell of EMF E and internal resistance R will be। ये क्वेश्चन देखो आया डायरेक्ट आंसर। इसमें क्या बताना है, कुछ नहीं। अभी मैंने आपको सिखाया कि P max का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे E²/4R। अगर सिंगल सेल है तो यही आंसर होगा, अगर n नंबर ऑफ सेल है तो n से मल्टीप्लाई होगा। तो इस क्वेश्चन में बेटा कितना है, सिंगल सेल है, इसलिए सीधा आंसर हो गया, कोई दिक्कत। देखिए क्या दिया गया है, इफ VAB इज 4 वोल्ट, जो AB का पोटेंशियल दिया है बेटा वो 4 वोल्ट दिया है इन द गिवन फिगर, देन द रेजिस्टेंस X विल बी। हमसे X पूछा गया है। डायग्राम देखो, अब मस्त आंसर हो गया, खत्म, एक ही लाइन का आंसर है। ऐसे क्वेश्चन बेटा आ जाए बड़े आराम से लगाइएगा। अब देखो सेल के कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन में लगा दूंगा, चाहे वो किरचॉफ लॉ हो, चाहे सेल का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, आप भी ऐसे सीख लीजिएगा अच्छे से, है ना। अब रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा सा तेज़ भी बता रहे हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो दोबारा आप देख लीजिएगा वीडियो। क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार नीट में, तो आप बड़ी मत करना, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्कोरिंग के लिए, क्योंकि फिजिक्स वैसे भी टफ रहती है आप लोगों के लिए, है ना। तो चलिए देखिए क्या क्वेश्चन में दिया गया है। अब अच्छा सुनो बहुत मस्त होके,
क्वेश्चन में जो हिंट दी गई है वो कहा गया बेटा ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल दिया है। देखो ये मैं लिख दे रहा हूँ, कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे सर 4 वोल्ट दिया गया। निकालना क्या है, एक्स निकालना है। तो ये जो ए बी पॉइंट है इसी को कॉमन पोटेंशियल कहेंगे। बोलो ये पॉइंट कॉमन है कि नहीं दोनों का, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था। मैंने क्या बताया था आपको याद होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, याद है क्रॉस। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या कहोगे 10 इंटू एक्स, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करो 5 टू ज़ 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो कहोगे सर 10 प्लस एक्स। देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया, फिनिश। ये जो ई है ये है कॉमन पोटेंशियल, मैं लिख दे रहा हूँ इससे आप समझ जाएं। इसी को कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। देखिए बहुत मस्त आंसर हो गया। तो ये हो गया 4। अब आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और फास्ट आंसर करें। क्लियर। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 40 प्लस 4x इक्वल टू बेटा 10x प्लस कितना हो गया 10। ओके, अब 4x इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 6x, है ना, 10 में से 4। ये इधर जाएगा कितना बचेगा 30। x इक्वल टू हो गया कितना 5 ओम आंसर। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। देखिए क्या दिया है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो डायग्राम बना देते हैं, कितना मस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बेटा आएंगे आपके एग्जाम में, बहुत आराम से लगाइएगा, है ना। देखिए क्या दिया हुआ, 3 सेल दिए हुए हैं। एक सेल दिया है पहला, फिर दूसरा सेल दिया गया है, फिर तीसरा सेल दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। ओके, ऊपर जो दिया बेटा ये 30 दिया है, ये कितना दिया 6 दिया है, ये कितना दिया 6 दिया, यहाँ कितना दिया 3 दिया है, यहाँ बेटा कितना दिया 4 वोल्ट, यहाँ कितना 2 दिया गया। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, ये मान लो ए पॉइंट हो, ये आपका बी। अब देखिए सिंपल, ये ए बी मतलब कॉमन पोटेंशियल, मैंने अभी सिखाया है आपको तरीका। अब देखो कई सेल हों तो आपको ये तरीका अपनाना चाहिए, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। क्लियर, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक बात और जान लीजिए, अगर टर्मिनल कोई अपोजिट हो जाए तो माइनस कर लेना। जैसे मान लो 2 एक तरफ होते उधर घुमा दिया तो उसको माइनस कर लेना। रेजिस्टेंस ऑलवेज ऐड ही होंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो शुरू करते हैं फिर। देखिए क्या, पहले नीचे लिख लो 1/6, 1/3, 1/2। ऊपर वाले डायरेक्ट कर लो, डिवाइड कर लो। देखो 30 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार आएगा 5 टाइम्स, है ना। इसको इससे डिवाइड कर दो 2 टाइम्स, 2 टू जा 4। ओके चलो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 7 2 9 मतलब 9 हो जाएगा। इसका एलसीएम बेटा कितना ले लिया जाए, तो उसका कहेंगे सर 6 ले लो। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आपको मालूम ही है। और ये 3 2 5 और वो 6 हो जाएगा, 6 6 आंसर देखो 9 वोल्ट आंसर आ गया। तो 9 वोल्ट बेटा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, एक डायग्राम पहले मैं बना देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा ये ऐसे सर्किट बन के आता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लो। ये सब किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बताया था किरचॉफ लॉ भी समझाना है मुझे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ जाएंगे। देखिए इस पॉइंट का नाम बेटा ए है, ये बैटरी दी है 15 वोल्ट की, यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो 2 है, यहाँ कितना दिया है 10 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस बेटा कितना है 6 है, ये कितना है 5 वोल्ट, और यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, और ये आपको दिया गया है बी। अब मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि कभी भी इस तरह के कोई सर्किट दिए हो तो यहाँ सेक्शन रूल लगाइएगा। अब आप सेक्शन रूल शायद भूल गए होंगे, मैं दोबारा बताता हूँ। जिस पॉइंट से चलना हो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा कि VA माइनस VB क्या होगा। तो अब आपको मालूम है ए से चलना है, कहाँ रुकना है बी पे, तो जिस पॉइंट से चलिए उसका पोटेंशियल लिखिए। ठीक है, अब करंट के अगर साथ जाते हैं तो आई का आर से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, करंट के साथ साथ कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस का, और अपोजिट में क्या करेंगे, प्लस का। देखो करंट के साथ साथ हम आगे, करंट जाएगी ना ऐसे मूव करेगी, यहाँ कोई रजिस्टेंस नहीं, छोड़ दो। यहाँ बैटरी के पास आओ, बैटरी में क्या देखते हैं, लास्ट टर्मिनल देखते हैं, लास्ट टर्मिनल क्या छोटा है ना, तो नेगेटिव हो जाएगा, ये देखो 15 हो गया।
अब करंट इसमें जाएगी, करंट के साथ जा रहे हैं बेटा, कौन सा साइन लिखेंगे, माइनस का, करंट का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब बैटरी का लास्ट टर्मिनल देखो माइनस का है, 10 ले लीजिएगा, फिर करंट के साथ जाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, इसका फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 हो जाएगा। बैटरी का लास्ट टर्मिनल देखो 5 हो गया। अब बी पे आगे बराबर करके वी लिख दो, क्वेश्चन खत्म, बस हो गया क्वेश्चन बेटा। अब इतना आंसर है, क्या ये ऐड नहीं कर पाएंगे, बड़े आराम से कर लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 30 और 10 40 10 कितना हो जाएगा बेटा, 50 और ये 10 60 और ये 65 और ये 5 कितना हो गया, 70। ओके, तो ये बेटा हो गया वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 70। क्लियर, आप समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं। एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ इस टाइप का, आराम से समझ लीजिएगा। ओके, देखो क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और समझ लीजिए। द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन फिगर। एक फिगर बना हुआ है, फिगर के जरिए आपको बताना है। तो देखिए फिगर क्या बना हुआ है, ये देखो बेटा, एक वायर है, एक रेजिस्टेंस लगा, फिर एक बैटरी लगी, फिर एक रेजिस्टेंस लगा, बस करंट कितनी जा रही है, 2 एम्पियर। यहाँ 2 ओम दिया हुआ है, बैटरी बेटा 3 वोल्ट की है, ये 1 दिया है। ये आपको क्या दिया, ए, ये आपको क्या दिया है, बी। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दोबारा आप समझ गए होंगे, बार बार मैं बता रहा हूँ। अब आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया है, वी ए माइनस वी बी। ओके, जिस पॉइंट से चले उसका नाम लो, भाई ले लिया। करंट के साथ साथ चलो, माइनस ले लो, अपोजिट चलना प्लस, साथ साथ चलना माइनस, करंट का आर से मल्टीप्लाई, क्योंकि पोटेंशियल बेटा आई इंटू आर होता है। क्लियर, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। बैटरी में डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लास्ट टर्मिनल। लास्ट टर्मिनल छोटा है तो नेगेटिव, बड़ा है तो पॉजिटिव। छोटा है ना, तो क्या लिखोगे, -3 हो जाएगा। करंट ये यहाँ पहुँचेगी, फिर करंट के साथ साथ माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई करना 2। जब बी पे पहुंच जाना तो उसका इक्वल लगा के उसका नाम लिख देना। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो देखो वी ए माइनस कितना हो गया, 4 3 7 2 9, खत्म हो गया बेटा आंसर। ऐसे क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके से आते हैं, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देख लीजिए।